वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं एक काम की खबर जो आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। करोड़ों का फ्लैट, लाखों का सामान, आग की एक चिंगारी और सब कुछ हो जाता है खाक। पिछले कुछ महीने में लगातार दिल्ली एनसीआर में कई हाई राइज बिल्डिंग्स में आग ने तांडव मचाया। मई की बात करें तो नोएडा के सेक्टर 75 की 28 मंजिला सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर आग लग गई थी। शुरुआती जांच में एसी में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई। घटना के ठीक बाद हाई राइज फायर सेफ्टी पर भी कई सवाल उठे थे और इसी इवेंट के आसपास नोएडा के सेक्टर 100 की एक हाई राइज सोसाइटी में भी आग की खबर सामने आई। सुरक्षा कर्मियों ने और फायर ब्रिगेड ने तुरंत सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया था। अप्रैल के महीने में घनी आबादी वाले इंदिरापुरम में भी भयंकर आग लगी और हाई राइज टावर में आग लगने के दौरान फायर ब्रिगेड की पानी की धार ऊपरी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाने का मुद्दा भी चर्चा में आया था। इसी तरह दूसरे भी बड़े शहरों से हम आग की खबरें सुनते रहते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियोस वायरल हो जाती हैं, उस पर हमारा भी ध्यान जाता है, लेकिन धीरे धीरे सारा जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है। हम भी भूल जाते हैं, हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि आग हमारे घर में तो नहीं लगी है ना, तो हम बस भगवान का शुक्र मनाकर आगे बढ़ जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन आप एक बार अपने से ये सवाल जरूर पूछेगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन का सामना आप करेंगे तो आप कितने फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि आग हो या फिर भूकंप, बाढ़ जैसी जो नेचुरल डिजास्टर हैं, इनसे निपटने के लिए, इनकी नुकसान की भरपाई के लिए आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है और वो है होम इंश्योरेंस। लेकिन क्या आपने लिया है होम इंश्योरेंस? आपकी कोई गलती नहीं है। भारत में ज्यादातर लोग इस सुरक्षा कवर को ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें लगता है हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, और कईयों को तो पता ही नहीं कि होम इंश्योरेंस आप ले सकते हैं जो आपके घर को प्रोटेक्शन दे सकता है। तो आज इस स्पेशल बातचीत में हम समझने वाले हैं कि ये होम इंश्योरेंस कैसे काम करता है और इसका प्रीमियम कितना, जानते हैं आप? बहुत सस्ता है। आप कैसे खरीदें एक सही होम इंश्योरेंस और क्यों है ये बेहद जरूरी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर प्रतीक प्रियदर्शी, चेयरपर्सन है इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट के बिमटेक में। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लाखों करोड़ों का घर लोग ले रहे हैं, उसे सजाने में मोटा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन होम इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। सबको लगता है जब बात होती है होम इंश्योरेंस की, देखिए लोन लिया है, लोन का कवर तो ले लिया है, लेकिन घर का कवर अब नहीं ले रहे हैं लोग, अब इग्नोर करते हैं और कईयों को पता भी नहीं है। ये भी एक इशू मैंने देखा जब मैं आसपास बात कर रही थी। आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? और आप क्योंकि इंश्योरेंस क्षेत्र से इतने लंबे से जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या फील किया सर? सबसे पहले थैंक यू प्रियंका। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, हालांकि ये हमारे दिल से बहुत नजदीक है। हम लोग शुरू से इस बात को समझते आए हैं कि इंसान की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान रही है। अनफॉर्चुनेटली इसमें से मकान वाली बात को हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। एक और बात जो आपने बहुत पते की बताई है वो ये कि पर्टिकुलरली इंश्योरेंस बीमा को लेकर मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये दुर्घटना मेरे साथ नहीं हो सकती है, मेरे पड़ोसी के साथ हो सकता है, मेरे बगल वाले के साथ, लेकिन मेरा घर महफूज है, मेरा घर बिल्कुल सुरक्षित है। दो तीन तरीकों का जो थॉट प्रोसेस है, जो ओपिनियन है, लोगों की धारणाएं हैं, वो ऐसा होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चलो अगर मैंने किसी चीज की अनदेखी कर दी, अगर गलती से कोई स्विच छूट गया है जिससे लीकेज हो रहा है पावर का, तो कोई और देख लेगा। अगर गलती से हमने कहीं नदी के आसपास घर बना रखा है तो कोई ना कोई हमारा तो है जो देखता रहता है। अच्छा लगता है सुनने में कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अच्छा लगता है सुनने में कि हम लोग कॉन्शियस हैं, और सच्चाई यही है कि आज भी देश में 1% से कम आबादी के लोग हैं जिन्होंने होम इंश्योरेंस ले रखा है। सबसे पहले बात ये माननी पड़ती है कि आज के दौर में हम में से किसी के साथ कहीं भी कुछ भी आपदा की घटना हो सकती है। नेचुरल कैलामिटीज डोंट वेट फॉर एनीवन। आपदा किसी का इंतजार नहीं करती है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी समय हो सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम होम इंश्योरेंस की बात करते हैं, अगर हम गृह रक्षा की बात करते हैं, तो होम इंश्योरेंस इज मस्ट।
सर आपने कहा कि 1% से भी कम लोगों के पास है, और ये डेटा मैं जब ढूंढ रही थी तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था। जो आईआरडीए भी जो इस डेटा को देते हैं तो वो जनरल इंश्योरेंस के हेड में दे रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं। और ये मतलब होम इंश्योरेंस खरीदने वालों की तादाद मुझे लगता है बहुत कम होगी। और इसमें, और ना ही मैं एड्स देखती हूँ इंश्योरेंस के, हम इतने ऐड देखते हैं, ठीक है। अब इंस्टाग्राम ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, टीवी कम लोग देखने लगे हैं, लेकिन वहां पर भी हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, ऑटो इंश्योरेंस की बात हो रही है, क्योंकि वो कंपलसरी कर दिया है। होम इंश्योरेंस की बात कौन कर रहा है? सिर्फ मैं और आप कर रहे हैं। देखिए, होम इंश्योरेंस के विषय में बात करने के पहले दो तीन कारणों को हमें समझना पड़ेगा कि होम इंश्योरेंस की चर्चा होती क्यों नहीं है, होम इंश्योरेंस पॉपुलर क्यों नहीं है, होम इंश्योरेंस का एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं। नॉर्मली पिछले 4-5 दशकों से इंश्योरेंस का क्रय या विक्रय डिपेंड करता है इंटरमीडियरीज पर, जो हमारे एजेंट्स होते हैं, जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, उन हम्म। पर डिपेंड करता है। इसके एवज में इंश्योरेंस कंपनी इनको कुछ पैसे देती है, कमीशन देती है, ब्रोकरेज देती है। अब अगर हम मान लें कि पूरे सिस्टम का जो 15% है, पूरे इंश्योरेंस प्रीमियम का 15% हम इनको कमीशन या ब्रोकरेज में भी देते हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि एन एवरेज टिकट साइज ऑफ होम इंश्योरेंस इज अबाउट 4,000 मैक्सिमम। हम्म। 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 4,000 के आसपास ये रेंज करता है। अब अगर हम 5,000 भी मान लेते हैं, तो भी 5,000 का 15% ₹750 होता है। मैं अगर गुड़गांव में बैठा हूँ, मेरा एजेंट या ब्रोकर दिल्ली से एक बार मेरे पास आना जाना करता है, तो उसके 250-300 रुपए तो ऐसे ही जल जाते हैं। उसके पास इंसेंटिव क्या है, उसके पास मोटिवेशन क्या है कि वो मुझे ये 4,000 की पॉलिसी बेचे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के, वो समझना होता है। नहीं तो ये लगता है कि यार एक होम इंश्योरेंस कराने चलो, इतने कागज मांगते हैं लोग, इतना हम्म। डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, ब्रोकरेज भी नहीं है इसमें, तो इससे अच्छा है कि छोड़ो ना, अगर कोई मशीन खराब होगी तो हम देख लेंगे, हमारी अपनी सेविंग्स है, हम मैनेज कर लेंगे। इस बात को लोग समझते नहीं है कि होम इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ मशीन खराब का नहीं होता है। आग लग सकती है, आपके घर का सामान जल सकता है, आपके यहाँ जो आपका ड्राइवर काम कर रहा है, आपकी मेड काम कर रही है, उसको चोट लग सकती है, उसकी जवाबदेही आपकी है। आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में मशीनरी है, आपके घर में साइकिल है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर होम इंश्योरेंस को हम तीन तरह से देखते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का इंश्योरेंस, हम्म। दूसरा सिर्फ और सिर्फ हमारे सामान का इंश्योरेंस, और तीसरा होता है इन दोनों का मिक्सचर। तो नॉर्मली बिल्डिंग का इंश्योरेंस मकान मालिक लेता है, जो कंटेंट्स हैं तो वो किराएदार भी ले सकता है, लेकिन बिल्डिंग और कंटेंट दोनों का वो आदमी लेता है जिसका अपना मकान है और वहीं रह रहा है। तो इन तीन चीजों को हमें समझना होगा और उसी हिसाब से हमें इसका बीमा भी करें। ओके, लेकिन आपने, मैंने आपसे पहले पूछा था वजह क्या है, तो आपने अभी जो जवाब दिया उसमें मुझे वो दो वजह दिख रही है। एक तो इंसेंटिव नहीं है एजेंट्स को इसको बेचने का, थोड़ा कम्बरसम है, पेपर वर्क है, डेट से, तो थोड़ा इसको इजी कीजिए ना प्रोफेसर प्रियदर्शी, या नहीं कर सकते हम इसे इजी? अगर कोई होम इंश्योरेंस खरीदना चाहता है, अभी आपने एक बात बताई कि भाई आप कंटेंट का लेते हैं, बिल्डिंग का लेते हैं, अब घर की एक वैल्यू भी है, तो घर की वैल्यू के हिसाब से हमको इंश्योरेंस लेना है। और घर की वैल्यू आज जो है वो 5 साल के बाद नहीं रहेगी, ठीक है। और घर को फिर रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो ये दो पैरामीटर, ये मेरे होम इंश्योरेंस में इसको कैसे एड्रेस होता है? अह, इसको देखने का तरीका ये होता है कि जब हम होम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है, जैसे कि इंश्योरेंस की जो प्रिंसिपल्स हैं, इंश्योरेंस के जो थॉट प्रोसेस है, कि दुर्घटना के बाद हम आपकी क्षतिपूर्ति करते हैं, हम आपको क्लेम देते हैं, ताकि आप दुर्घटना के पहले वाली स्थिति में आ सकें। हम्म। अगर मसलन अगर हम होम इंश्योरेंस घर की बात करते हैं, तो अगर आपका घर डैमेज होता है आगजनी से, बाढ़ से, अर्थक्वेक से, भूकंप से, तो हम आपको उतना पैसा देंगे जिससे कि आप अपने घर को उसी कंडीशन में दोबारा बनवा पाएंगे। यानी लिटरली स्पीकिंग द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दैट हाउस। ना, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन
समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मैंने मकान मान लीजिए 2000 में बनवाया था। उस वक्त ईंटे का, सीमेंट का, लोहे के सरिया का, स्टेशन, बहुत सारी चीजें रहती हैं उसमें, सबकी एक कीमत थी। हमने उस वक्त जब बनाया था तो उसकी कीमत 10-10 लाख रुपए थी। आज अगर वही घर हम बनाते हैं तो मुझे उसकी कीमत 20 लाख रुपए देनी होगी। क्यों? क्योंकि उन सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि आज की तारीख में अगर हम बीमा कराने जा रहे हैं तो आज का जो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होगा हम उसका बीमा करेंगे। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई हम सम इंश्योर्ड चुनेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे मकान का अमाउंट इतना होना चाहिए? क्योंकि आज की तारीख में हम अगर फ्लैट खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं तो उसके साथ साथ कई सारी चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। मसलन अगर मैं द्वारका में एक फ्लैट खरीदता हूँ, उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। वही फ्लैट अगर मैं गिरजा कैलाश में खरीदता हूँ तो उसकी कीमत 1 करोड़ है। तो ये जो 50 लाख का फर्क है इसलिए नहीं आया है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा है या बहुत कम है। वो इसलिए आया है क्योंकि आपका इलाका बदल जाता है और इसका या जमीन का बीमा नहीं होता है। तो हम लोग आपको कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ही देते हैं। हम्म। हर नगर निगम में, हर म्यूनिसिपैलिटी में एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फीट अवेलेबल है। ये नेट पे भी अवेलेबल होता है, इंटरनेट पे, जो कि आज की तारीख में एवरेज अगर मैं मान के चलूं तो 3000 से 3800 या मैक्सिमम 3900 या 4000 के रेंज में पर स्क्वायर फीट होता है। हम्म। अगर मेरे पास एक फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का तो मैं 40 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस आराम से करा सकता हूँ, एक 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ओके। ये हो सकता है कि मेरे उस फ्लैट में मैंने कुछ और भी चीजें लगा रखी हूँ तो 4000 की जगह हम 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट कर लें। लेकिन एक एवरेज यही तरीका होता है उसका सम इंश्योर्ड लगाना। दूसरी बात जो आपने बताई कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि होम इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ आगजनी, अर्थक्वेक, फ्लड के अलावा भी हम आपके जब कंटेंट्स का करते हैं हम्म। इंश्योरेंस तो उसमें मशीनरी भी होती है, आपका फ्रिज। नाउ अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मैं और मेरी वाइफ मेरे पिताजी के साथ बाजार गए थे तो उन्होंने एक फ्रिज देखा, कहा कि तुम्हारे घर में जो फ्रिज है वो छोटा है, ये नया वाला तुम ले लो। फ्रिज लेके हम घर चले आए। अब उस वक्त हमने ये तो नहीं देखा कि वो रसीद किसके नाम से बनी थी। हम्म। पिताजी ने पैसे दिए, पिताजी के नाम से रसीद बन गई। अब टेक्निकली या लीगली स्पीकिंग वो फ्रिज मेरे घर पे है, मेरी ओनरशिप है, मैं साबित कैसे करूं? तो डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट हम मानते हैं इंश्योरेंस पे, वो इसलिए मानते हैं कि आप अपनी ओनरशिप प्रूव कर सकें कि भाई ये आप ही का सामान है जिसका आपने बीमा करा रखा है और जिसका हम आपको क्लेम भी देंगे अगर कोई लॉस होता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन से घबराने की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वो रसीद मिलेगी ही नहीं, हम्म। 4 साल पहले हमने खरीदी थी, अब कहाँ रखी? तो उस केस में और भी कई तरीके होते हैं और अगर सारे तरीके फेल कर जाते हैं तो आपका जो लॉस असेसर आता है, सर्वेयर, वो बाजार से उसकी कीमत का आकलन करके आपको बताता ओके, सो है। तो रसीद इसीलिए अगर नहीं है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, देयर आर वेज। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हम लोगों ने हवा बना रखा है कि ओके। साहब होम इंश्योरेंस इसके बगैर होता ही नहीं है। ओके, ठीक है। एक और तो चीज, दैट एक इज नॉट हुआ करेक्ट। जो इंडियन कंज्यूमर्स का रहता है कि भाई पैसे कितने लगेंगे, प्रीमियम कितना है। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपने बीमा किस चीज का कराया है। मैंने आपको बताया कि अगर एवरेज 1 करोड़ का आपका मकान है और सिर्फ मकान का आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इसका प्रीमियम बहुत होगा तो आज की तारीख में 2500 से 3000, 2,500 रुपए साढ़े तीन एक हजार करोड़ रुपए के घर का। और ये है सिर्फ स्ट्रक्चर का आप कह रहे हैं, राइट? उसके सिर्फ बाकी स्ट्रक्चर। सामान का नहीं आपने कंसिडर किया है। नहीं, बिल्कुल। अब सामान को भी तो कंसिडर कीजिए और पूरा घर कंसिडर कीजिए। डिपेंड करता है कि सामान कितना है आपके पास। एवरेज हाउस होल्ड में बहुत होता है तो 40 लाख 50 लाख के आसपास का सामान होता है। आपका एक फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, आपके टेलीविजन सेट्स होंगे, सामान होगा, ये सारी चीजें होती है। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ज्वेलरी का इंश्योरेंस कम इंश्योरेंस कंपनियां करना चाहती हैं, क्योंकि अगर आपके पास रसीद होगा तब हो जाता है, अगर उसका ऑथेंटिकेशन नहीं है तो मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है,
मुश्किल होता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम किसी भी वैल्यूअर का सर्टिफिकेट लगाते हैं किताब इतने का मेरा बीमा, तो उसका इंश्योरेंस होता है। तो अगर 40 लाख के का आपका कंटेंट है, 1 करोड़ का आपका मकान है, आप अगर दोनों का कराते हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत होगा तो 5,000 रुपया। और इसमें सिर्फ 3 4 5 नहीं, 12 या 13 आपदाओं को आप कवर करते हैं, इंक्लूडिंग कि अगर आपकी मशीन खराब हो जाती है, अगर आपके यहाँ चोरी हो जाती है, अगर आपके यहाँ कोई आपका ड्राइवर या मेड गिर गया, उसकी टांग टूट जाती है, उसकी लायबिलिटी बनती है, उसकी जवाबदेही है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर इसमें होता है, बहुत सारी चीजें कवर होती ओके, सो इसमें मतलब मैं अगर एक होम इंश्योरेंस लेती हूँ तो इसमें आग, भूकंप, अ, और भी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो जुड़ी रहती हैं, और चोरी भी जुड़ती है, या चोरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है सर? है। नहीं, बिल्कुल चोरी बर्गलरी बिल्कुल कवर करते हैं हम लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें भूकंप होता है, इसमें राइट्स स्ट्राइक्स मलिशियस डैमेज होते हैं, अगर कोई भीड़ भाड़ उग्र भीड़ आके आपके घर का सामान लूट के चली जाती है, या फिर टेररिज्म होता है, या अगर आपके पानी टंकी से पानी लीक कर जाता है, तो बहुत सारे कवरेजेस इसमें हैं। और मुद्दा ये होता है कि जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, हम्म। जो इंटरमीडिएरी है या जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक कदम लेकर रुक जाते हैं क्योंकि इसका रिटर्न उनको कम मिलता है। अगर ये रहता जैसे मोटर का है, मोटर के विषय में आप जितनी बातें करें सब करने को तैयार है क्योंकि मैंडेटरी है, सबको कराना है। एक बार मुझे याद है 2010 में सरकार ने नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने इस बार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बार ये फैसला लिया था कि वो सरकार को रिकमेंडेशन भेजेंगे कि जितने लोग हैं जो हाउस टैक्स जमा करते हैं उनको हम उस वक्त शायद बात की 1 लाख का नेचुरल कैलामिटीज का कवर देने की बात थी। पता नहीं उस प्रपोजल का क्या हुआ, चूंकि बाद में इस पर कभी कोई चर्चा हुई नहीं। हम्म, बिल्कुल मुझे याद है ये खबर जब आई थी तो हमने भी कवर की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप हमें बता रहे सर, ये बताइए कि एक होम इंश्योरेंस कोई लेने जा रहा है तो उसको क्या क्या बातें जाननी चाहिए? बहुत कुछ आपने बताया, पर पॉइंट वाइज एक रेडी रेकनर आप उन्हें क्या बोलेंगे? और होम इंश्योरेंस 1 साल का होता है, मल्टीपल ईयर्स का होता है सर? जो आपने बताया कि मान लीजिए 1 करोड़ का घर है और सिर्फ मैं घर के स्ट्रक्चर में, आपने कहा 2,500 का प्रीमियम है, तो वो कितने साल का होगा? मुझे हर साल रिन्यू करना है जैसे दूसरे इंश्योरेंसेस को करते हैं? इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो कि आप एनुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ओके। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नॉर्मली 10 साल के लिए होता है और ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा हो, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए होती है। भाई हमने आपको अगर लोन दिया है 1 करोड़ का तो उसके एवज में हमें एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, विच इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ अ होम इंश्योरेंस। तो 10 साल की पॉलिसी वहां पर है, उसके अपने अपने नुएंसेस हैं, उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है, अलग चीजें हैं। बट नॉर्मली अभी जो हमारा फोकस है वो एनुअल पॉलिसीज पर है। सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि मकान मेरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मकान मेरे पिताजी के नाम से है और मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का ओनरशिप का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लीगल राइट्स की हम बात करते हैं। दूसरा क्या होता है कि उसका वैल्यूएशन करा लें, सबसे बढ़िया है। किसी भी ऑथराइज्ड वैल्यूअर से आप वैल्यूएशन करा लें, और वैल्यूअर्स इस अगर उनको जानकारी होगी कि उसका इंश्योरेंस कराने के लिए वैल्यूएशन किया जा रहा है तो वो ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करते हैं। कई बार इंश्योरेंस कंपनियां ही करवा देती, तो वैल्यूएशन करा लें आप। तीसरी चीज, एक लिस्ट बना लें आपके घर में क्या क्या सामान है। अगर आपके पास उसके रसीद है तो और भी अच्छा है, वो एक साथ ही आप इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर दें। आपकी जवाबदेही खत्म होती है, क्योंकि अभी इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदेही है कि आपके सामानों की लिस्ट को मेंटेन करें। चौथी चीज कि जब हम अलग अलग आपदाओं का अलग अलग सेक्शंस में कवर लेते हैं तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी आपको डिस्काउंट देती है कि अगर आपने 12 सेक्शन में से अगर 6 लिए हैं तो आपको 10% डिस्काउंट, 8 लिए हैं तो हम 15% डिस्काउंट देते हैं। तो वो देख लें कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम कितना डिस्काउंट ले पा रहे हैं, क्योंकि कवरेज आपको सारे मिल रहे हैं और अगर कम दाम पे मिलेगा तो क्यों ना ले लें हम। और आखिरी चीज, हम सबों से ये बात कहते हैं कि अगर आपने इंश्योरेंस करा भी लिया है, बीमा करा भी लिया है,
तो प्लीज बिहेव एज इफ यू आर नॉट इंश्योर्ड। यानी कि अब ये ना हो कि हमने बीमा करा लिया है तो रात को हम दरवाजा खोल के सो जाएं, तो भाई चोरी होगी तो मेरा कवर्ड है। हमें ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मान के हम चले कि मेरा बीमा नहीं हुआ है, वैसे स्थिति में हम जब रहते हैं वैसे ही हमें रहना चाहिए हमें बीमा लेने के बाद। ओके। ये तो रेडी रेकॉर्डर बहुत अच्छा थे और आपने लास्ट वाली जो बात कही वो भी बहुत जरूरी थी। सबसे बड़ा मिथ सर आप एड्रेस जो करना चाहेंगे जो होम इंश्योरेंस को लेकर के है लोगों में, जो आपको लगता है कि इसे दूर करना चाहिए, मिथ जो आपने देखा है? कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये एक ऐसा डैम्पनर है कि जिसको सुन के कई सारे लोग पहले ही विड्रॉ कर जाते हैं कि हमें तो कराना ही। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि लोकेलिटी के हिसाब से भी वैल्यूज का उतार चढ़ाव होता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। अब मैंने अगर कोई मकान खरीदा है, जैसे मैं पहले आपको बताया था ग्रेटर कैलाश में, मैंने बकायदा होम लोन लिया है 2 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ अपनी जेब से लगाया है, 3 करोड़ का मैंने खरीदा और रिकॉर्ड पे मेरे पास कागज है कि 3 करोड़ मैंने खरीदा। लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 3 करोड़ को हो ही नहीं सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये मानना है कि चलिए आपका जो मकान है उसका कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1 करोड़ है, आपने बहुत सारे उसमें चीजें लगा रखी हैं, झाड़ फानूस लगवाया है, इटालियन मार्बल लगवाया है आपने, एयर कंडीशनर आपके मैन्युफैक्चर ये बिल्डर ने बना के दिया है, तो ठीक है 1 करोड़ की जगह हम 1.5 करोड़ का बीमा कर दें, बट 3 करोड़ का नहीं होता है। अब जिसने ये खरीदा है वो ये कहता है कि साहब मेरे पास तो सब कुछ रिकॉर्ड पर है, कागज है कि मैंने 3 करोड़ खर्च किया और आप 1.5 करोड़ का बीमा करने जा रहे हो, तो मैं क्यों कराऊं? इससे तो बेहतर है कि मैं अपना ही बीमा करके रखूं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं अपने सेविंग्स पर कॉल करता हूं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा मिथ ये है कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि कोई फ्रिज खरीदा उसकी रसीद नहीं है, वॉशिंग मशीन लिया उसका पेमेंट का प्रूफ नहीं है मेरे पास, तो बीमा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, ये लोगों को समझना चाहिए। और तीसरी जो सबसे अहम बात होती है कि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले अपने एजेंट को या ब्रोकर को या इंश्योरेंस कंपनी को सही और सच्ची जानकारी दे। हम्म। हम लोग कई बार होता है कि ऊपर नीचे कर जाते हैं कि भाई थोड़ा ऊपर पड़ सकता है, मेरा अमाउंट नीचे घट सकता है, व्हाटएवर इट इज, वो नहीं करना चाहिए। ओके। इस कॉन्वर्सेशन को मैं खत्म करूं उससे पहले हमने जहां से शुरुआत की थी, आपने कहा एजेंट कमीशन जो है बहुत कम है और इसलिए एजेंट नहीं आता है। पर मुझे लगता है कि अगर मेरा घर है, मेरा सामान है, मुझे क्यों किसी एजेंट पर आश्रित होना है? मुझे खुद मैं जाके खरीद सकती हूँ जा करके। अब तो इतने सारे इंश्योरेंस के एग्रीगेटर्स हैं, तो वो एक विलिंगनेस भी लोगों में नहीं है। आपको इतने सारे अब वेब पर आपको एक जगह पे 4-5 स्कीम्स को आप खुद जो है कंपेयर करके भी ले सकते हैं, पर नहीं ले रहे हैं फिर भी। देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि हमारा ये मानना होता है कि कमीशन कम नहीं है इन द सेंस कि मेरा जो टिकट साइज है वो छोटा है, 4,000 5,000 रुपए है। अगर ये किसी के यहाँ इंश्योरेंस कराने जा रहा है, अगर 20,000 का प्रीमियम है तो उसका कमीशन या ब्रोकरेज 3,000 रुपए बन। तो रेगुलेटर के पर्सपेक्टिव से या इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से 15% ब्रोकरेज इज गुड इनफ। हमारा टिकट साइज ही छोटा है जिसके कारण ये बात नहीं बनती। दूसरी बात ये कि हमारा, चलिए मैं तो अपनी बात नहीं कह सकता हूं, आपका कोर एरिया इंश्योरेंस नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए आपका होम इंश्योरेंस तो मैं करवा सकता हूं लेकिन उसमें अंडर इंश्योरेंस का इश्यू आए, अब आप मुझसे पूछिएगा ये अंडर इंश्योरेंस क्या होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसका जो कोर एरिया होता है उसका काम उसी को करने दें। ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं रेडी रेकनर के रूप में इंटरनेट पे या एग्रीगेटर्स के पास, वो उन लोगों के लिए होता है जैसे मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में पैरामीटर्स हम लोग 3-4 मान के चलते हैं। गाड़ी का मेक मॉडल क्या है, क्या उसमें लॉस हुआ है कि नहीं, कितना वैल्यू है और कहाँ चलती है कितनी चलती है। लेकिन होम इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। होम इंश्योरेंस में कवरेजेस इतने सारे हैं कि बेहतर ये होगा कि किसी जानकार की सलाह लें। ओके। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि अगर हम और आप बैठेंगे तो हम एग्रीगेटर से इंटरनेट पे हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन दैट पॉसिबिलिटी इज देयर कि अगर कहीं कोई गलती हमसे हो गई तो रिग्रेट करने के लिए मेरे पास बाग बिता है। ओके, सो ऑलवेज बेटर डीआईवाई टू नहीं गेट बनना समबडी। है,
एक राइट एक्सपर्ट की हैंड होल्डिंग जरूरी है। सर, आपको थैंक यू कहूँ उससे पहले, आपको लगता है होम इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर देना चाहिए जैसे हमारे कार इंश्योरेंस है? मेरा अपना मानना है कि जो प्रपोजल था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो लोग पेमेंट करते हैं उनको एक मिनिमम कवरेज मिलना शुरू हो जाए, और अगर वो लोग चाहें तो उसको बढ़ाकर एडिशनली पेमेंट करके बाकी भी कवर करा सकते हैं। यस, आई थिंक इट शुड बी मेड मैंडेटरी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर प्रियदर्शी, आपने वक्त निकाला इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हम कुछ लोगों को थोड़ा सा यहाँ इंस्पायर कर सके हों इस इंश्योरेंस को समझने के लिए, इसे डी कॉम्प्लिकेट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑनर टू बी हियर, थैंक यू। ओके, सो होम इंश्योरेंस एक बेहद इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, अगर अभी तक आप इग्नोर कर रहे हैं, आई होप हमारी बातचीत से आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज मिली होगी और आप शायद इसे अपने इंश्योरेंस के किटी में शामिल करेंगे। अगर कुछ सवाल है इस टॉपिक से जुड़े हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उनके जवाब लेकर आने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।